सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का ये जो मेरा वीडियो है वो आधारित है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो सितंबर माह के लिए कक्षा 10वीं के लिए जो असाइनमेंट प्रश्न दिए गए हैं, कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। 4 3-3 अंक वाले और 2 4-4 अंक वाले प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रकार से कुल 20 नंबर का असाइनमेंट प्रश्न कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए दिए गए हैं और उन 6 प्रश्नों को हल करके आपको स्टूडेंट्स को स्कूल में जमा करने हैं। असाइनमेंट जो आंसर शीट है उसमें लिख करके। तो यह जो वीडियो आज का मेरा है वो उन्हीं 6 प्रश्नों पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला। उन 6 प्रश्नों का पहला प्रश्न, यदि भाजक 3x वर्ग ऋण 2x धन 2 भागफल x धन 1 तथा शेषफल बराबर 3 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ये 3 अंक का प्रश्न है। तो साथियों, ये जो प्रश्न है वो बहुपद के अंतर्गत भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल एक सूत्र होता है उस पर आधारित है, जो कि भाज्य भाजक भागफल और शेषफल के संबंधों को दर्शाता है। तो इस सूत्र के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 4 राशियाँ हैं सूत्र में, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल। इन 4 राशियों में किन्हीं भी 3 के मान आपको प्रश्न में दिए जाएंगे और चौथी राशि आपको ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि इस प्रश्न में भाजक का मान दिया हुआ है, भागफल का मान दिया हुआ है, शेषफल का मान दिया हुआ है, आपको भाज्य ज्ञात करना है। इसी प्रश्न को और दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। आपको भाज्य का मान दिया जाएगा, भाजक का मान दिया जाएगा, भागफल का मान दिया जाएगा, शेषफल ज्ञात करने के लिए बोला जा सकता है। भाज्य का मान दे करके, भाजक का मान दे करके, शेषफल का मान दे करके भागफल के मान भी पूछा सकता है, और भाज्य का मान दे करके, भागफल का मान दे करके, शेषफल का मान दे करके भाजक का मान भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार से 4 तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो प्रश्न क्रमांक पहले में भाजक भागफल और शेषफल के मान दिए गए हैं और भाज्य का मान ज्ञात करना है इस सूत्र की सहायता से। तो इस सूत्र में हम क्या करेंगे, जिन राशियों के मान दिए गए उन राशियों के मान को रख देंगे। तो भाजक का मान दिया है 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2 और भागफल का मान दिया हुआ है x धन 1 और शेषफल का मान दिया है 3। तो इस सूत्र में हमने भाजक भागफल और शेषफल का मान रख दिया। अब इसको सरल करके हमको भाज्य का मान ज्ञात करना है। तो सरल कैसे करेंगे, चूंकि ये दोनों गुणा के रूप में है, ये भाजक का मान है, भागफल का मान, दोनों को हमको गुणा करना है। गुणा करने का आप तरीका सीखे हैं बहुपद में, बीजी व्यंजक में और बहुपद में आपने गुणा करना सीखा है। तो x का गुणा इस पूरे कोष्टक के साथ हो जाएगा, कोष्टक में जितनी भी राशियाँ हैं उन सबके साथ में x का गुणा हो जाएगा। बीच में धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह लगा देंगे, फिर ये 1 का गुणा कोष्टक के सभी राशियों के साथ में इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2 ये हो गया, फिर इसमें x का गुणा हो गया। उसके बाद फिर से इसमें हम 1 का गुणा करेंगे तो 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2 ये पहला कोष्टक हो गया, फिर इसमें 1 का ये गुणा हो गया, बच गया क्या +3, तो ये +3 हो गया। उसके बाद में x का गुणा जब हम करेंगे कोष्टक के साथ में तो 3x वर्ग गुणित x का मान हो जाएगा 3x का त्रिघात। x का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब गुणांक इसका क्या होता है, 1 होता है। 1 का गुणा 3 के साथ होगा 3x वर्ग और x का गुणा करेंगे तो घात इसके जुड़ जाएंगे, तो 2 और 1, x में कोई घात नहीं, इसका मतलब घात यहाँ पर 1 है, तो 1 और 2 मिलकर के 3 हो जाएंगे। ऋण और धन का गुणा, क्योंकि ये जो x है इसमें कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इसका चिन्ह धनात्मक है, धन और ऋण का गुणा ऋण होगा। इस x का गुणांक 2 है, इस x का गुणांक 1 है, तो 1 और 2 का गुणा 2 हो जाएगा। x और x में घात 1-1 है, गुणा कर रहे हैं इसलिए दोनों घात जुड़ जाएंगे, तो 1 और 1 ये 2 हो गया, तो x और x का गुणा x का वर्ग हो गया। धन 2 और x का गुणा 2x हो गया। उसी प्रकार जब हम किसी भी राशि में x 1 का गुणा करते हैं 1 का, तो हमको वही राशि प्राप्त होती है। तो 3x वर्ग ऋण 2x धन 2 में जब 1 का गुणा करेंगे तो हमको वही राशि वापस प्राप्त होगी। फिर बच गया क्या धन 3, ये धन 3 को हमने लिख दिया। इसके बाद एक जैसी राशियों को हम एक साथ लिख लेते हैं।
कहने का मतलब यह है कि जो समान घात वाली राशि है उनको हम एक जगह लिखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि त्रिघात वाली राशि एक ही, इसलिए इसको सबसे पहले लिख दिए, सबसे बड़ी घात वाली राशि है। उसके बाद में देखते हैं वर्ग वाली राशि, तो ऋण 2x का वर्ग है तो इसको लिख दिए। फिर x वर्ग वाला राशि एक और है धन 3x वर्ग, उसको इसके साथ लिख दिए। वर्ग वाली राशि अब नहीं है तो वापस आते हैं, तो ये 2x को लिख दिए। उसके बाद में x वाली और राशि कौन सा है, एक की घात वाली राशि, तो ये ऋण 2x है, उसको लिख दिए। बच गया क्या, धन 2 और धन 3, तो धन 2 और धन 3 का मान होता है धन 5। तो इस प्रकार से अब इसमें देखते हैं हम, तो 3x त्रिघात सिंगल है इसलिए उसको ज्यों के त्यों लिख दिए। -2x² प्लस 3x² का मान कितना आता है, x² आया तो उसको लिख दिए। कैसे आता है इसको आपको कई बार मैं अपने पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। दोनों ये चार राशियों की घात समान है इसलिए इसके जो गुणांक है वो आपस में हल होंगे। ऋण 2 और धन 2 हल होगा तो धन 1 हो जाएगा, और धन 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर धन 1 है और ये x का वर्ग हो जाएगा। फिर +2 -2 आपस में निरस्त हो जाएंगे, इसका मान 0 हो जाएगा। बचा क्या, +5, ये +5 हो गया। तो इस प्रकार से भाज्य का मान कितना आ गया, 3x का त्रिघात धन x वर्ग धन 5। तो उत्तर क्या हुआ कि यदि भाजक बराबर 3x वर्ग ऋण 2x धन 2 है, भागफल बराबर x धन 1 है, शेषफल बराबर 3 है, तो भाज्य का मान कितना हो जाएगा, 3x का त्रिघात धन x वर्ग धन 5। ये पहले प्रश्न का हल और इसका उत्तर हुआ। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। यदि वर्ग समीकरण 9x का वर्ग ऋण kx धन 16 बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये भी 3 अंक का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हल कैसे हम ज्ञात करते हैं उसको आप देखिए। तो सबसे पहले दिए गए वर्ग समीकरण को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो दिया गया वर्ग समीकरण है 9x का वर्ग ऋण kx धन 16 बराबर 0। सबसे पहला हमारा काम रहता है दिए गए वर्ग समीकरण को लिखना, फिर उस दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करना। तुलना करके हम क्या करते हैं, a का मान, b का मान और c का मान ज्ञात करते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a की जगह में यहाँ क्या है 9 है तो a बराबर 9 हो गया। b की जगह में यहाँ क्या है ऋण k है तो ऋण k हो जाएगा, चिन्ह सहित लिखना है। c का मान यहाँ पर कितना है, धन 16 है तो ये धन 16 हो गया। कोई चिन्ह नहीं है मतलब ये धन का चिन्ह है तो c का मान हो गया 16। अब हम जानते हैं कि यदि दिए गए वर्ग समीकरण के मूल समान है, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। मूल समान होता है, मूल 0 से इसमें 3 चीज़ें होती है, d बराबर 0, d लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0। तीनों के लिए अलग अलग स्थितियाँ होती है। यहाँ पर हम जो सवाल देख रहे हैं वो d बराबर 0 के लिए है। क्यों, क्योंकि इस दिए गए वर्ग समीकरण के मूल समान है। तो मूल समान कब होता है, जब d का मान 0 के बराबर होता है। d क्या है, डी होता है विविक्तिकर या विभेदक, इसको हम कैपिटल डी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दिए गए वर्ग समीकरण के मूल समान है इसलिए विविक्तिकर का मान 0 होता है, ये शर्त होता है, इसको हमने पढ़ा है। अब d का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो b का वर्ग ऋण 4ac, d का ये मान होता है, सूत्र होता है विविक्तिकर के लिए सूत्र d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac। इस सूत्र में हम मान रखेंगे, ये d का मान हो गया b वर्ग ऋण 4ac और ये बराबर 0 है तो बराबर 0 हो गया। b का मान हमने यहाँ निकाला है तुलना करके ऋण के, तो ऋण के का वर्ग हो जाएगा। ऋण 4ac का मतलब क्या होता है, 4 गुणित a गुणित c, a का मान है 9 और c का मान है 16, तो इसलिए ऋण 4 गुणित 9 गुणित 16 हो गया बराबर 0। ऋण के का वर्ग धन के का वर्ग ही होता है, क्योंकि किसी भी ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक संख्या हो उसका वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या ही होता है, इसलिए ऋण के का वर्ग कितना हो जाएगा, के वर्ग हो जाएगा। ऋण 4 और 9 का गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 हो गया, फिर गुणित 16 बराबर 0। अब हमको चूँकि के का मान ज्ञात करना है इसलिए के को छोड़ करके, के वाली राशि को छोड़ करके बाकी को हम पक्षांतर कर देते हैं। तो ऋण 36 गुणित 16 को पक्षांतर करेंगे तो ये धन 36 गुणित 16 हो गया। के का मान ज्ञात करना है, के का वर्ग है, क्योंकि यहाँ के का वर्ग है और हमको के का मान ज्ञात करना है, इसलिए दाहिने पक्ष का हम क्या करते हैं, इस स्थिति में वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अगर के त्रिघात होता तो घनमूल ज्ञात करते हैं, चूँकि यहाँ के वर्ग है इसलिए हम इस पक्ष का, दाहिने पक्ष का हम क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे और वह जो मान होगा वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। क्यों, क्योंकि वर्ग हमेशा ऋणात्मक संख्या हो चाहे धनात्मक संख्या, उसका वर्ग हमेशा धनात्मक ही
होता है, मतलब उसका इसको अगर जब वर्ग करेंगे तो वो k वर्ग के बराबर ही होगा। अब हमको वर्गमूल 36 गुणित 16 का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं, या तो दोनों गुणा करके इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, या आपके लिए आसान तरीका क्या है, 36 को हम जानते हैं 6 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, 16 को हम जानते हैं 4 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। अब वर्गमूल 6 का वर्ग गुणित 4 का वर्ग बराबर क्या होता है, 6 गुणित 4 हो जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा और 4 भी बाहर आ जाएगा, 6 गुणित 4 हो गया, और 6 और 4 का गुणा कितना होता है, 24 होता है। इस प्रकार से k का मान कितना आ गया, +-24। तो उत्तर क्या हुआ कि दिए गए वर्ग समीकरण 9x वर्ग ऋण k धन 16 बराबर 0 के मूल यदि समान हो तो k का मान कितना होगा, या तो +24 होगा या -24 होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 2 का हल और उत्तर हुआ। आइए अब प्रश्न क्रमांक 3 का हल देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 3 कहता है कि यदि वर्ग समीकरण के मूल 6 धन वर्गमूल 5 और 6 ऋण वर्गमूल 5 है तो वर्ग समीकरण बनाइए। तो यह जो प्रश्न है वो दिए गए मूल के आधार पर वर्ग समीकरण बनाने वाले सवाल पर आधारित है। तो इस प्रकार के सवालों में वर्ग समीकरण बनाने के लिए 2 प्रकार के सवाल होते हैं। पहले प्रकार मूल दिए गए होंगे, फिर उन मूलों की सहायता से आपको वर्ग समीकरण बनाना होगा, या फिर मूलों का योगफल दिया होगा और मूलों का गुणनफल दिया होगा, उसकी सहायता से आपको वर्ग समीकरण बनाना होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न में हम देखते हैं कि 2 मूल दिए गए हैं, पहला मूल 6 धन वर्गमूल 5 है और दूसरा मूल 6 ऋण वर्गमूल 5 है। इन दोनों मूलों की सहायता से हमको वर्ग समीकरण बनाना है। तो वर्ग समीकरण बनाने के लिए एक सूत्र होता है, तो सूत्र क्या है, x वर्ग ऋण मूलों का योगफल गुणित x धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये सूत्र होता है वर्ग समीकरण बनाने के लिए। सामान्यतः वर्ग समीकरण को हम एक चर का द्विघात समीकरण भी कहते हैं, और उस अध्याय में हमने पढ़ा है कि हम समीकरण के मूलों को सामान्य रूप से, किसी भी वर्ग समीकरण के मूल को हम सामान्य रूप से अल्फा और बीटा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यदि मूल अल्फा और बीटा हो तो वर्ग समीकरण इस रूप में आ जाएगा, x वर्ग ऋण मूलों का योगफल मतलब अल्फा और बीटा का योगफल गुणित x धन ये मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा और बीटा का गुणनफल बराबर 0। ये वर्ग समीकरण इस रूप में आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का मान इन दोनों जगह में रखेंगे। तो अल्फा बराबर कितना है, पहला मूल 6 धन वर्गमूल 5 और बीटा दूसरा मूल 6 ऋण वर्गमूल 5। इन मानों को इस सूत्र में हम रखेंगे। तो एक्स वर्ग ज्यों के त्यों हम लिखते जाएंगे, एक्स वर्ग इस सूत्र में है शुरू में, तो एक्स वर्ग लिख दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये अल्फा का मान हो गया 6 धन वर्गमूल 5, फिर ये धन और ये बीटा का मान हो गया 6 ऋण वर्गमूल 5। इन दोनों को हमको जोड़ना है और एक्स के साथ गुणा करना है, प्लस अल्फा 6 धन वर्गमूल 5 ये अल्फा का मान हो गया और ये बीटा का मान हो गया, दोनों को गुणा करना है, अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया बराबर 0। अब इस कोष्टक को हमको हल करना है। तो एक्स वर्ग शुरू में जो कोष्टक के बाहर एक्स वर्ग ऋण ये दोनों ज्यों त्यों रहेगा, फिर कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा 6 धन वर्गमूल 5 ज्यों त्यों लिखा आएगा, धन चिन्ह के साथ गुणा करेंगे तो हमको धन 6 ऋण वर्गमूल 5 ही मिलेगा और इसमें x का गुणा हो जाएगा, ये वाला x। फिर ये 6 धन वर्गमूल 5 गुणित 6 ऋण वर्गमूल 5 किस रूप में है, ये a धन b गुणित a ऋण b के रूप में है। ये a हो गया, ये b हो गया, a हो गया b हो गया, तो a धन b गुणित a ऋण b इसका मान कितना होता है a वर्ग ऋण b वर्ग। तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए हमने ये क्या लिख दिया, a का वर्ग हो गया 6 का वर्ग ऋण ये बीच में ऋण का चिन्ह है, b का वर्ग, b का मान कितना है यहाँ पर वर्गमूल 5 है तो वर्गमूल 5 का वर्ग हो गया और ये बराबर 0। इसके बाद में देखते हैं एक्स वर्ग जो तो लिखे माइनस चिन्ह लिख दिए, फिर धन वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 5 दोनों आपस में निरस्त हो गए, क्या बचा धन 6 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो धन 6 और धन 6 कितना हो गया 12 और x का गुणा 12x हो गया और धन 12x गुणित ऋण बराबर ऋण 12x हो गया ये वाला। इसके बाद में 6 का वर्ग ये धन का चिन्ह लिख दिए, फिर 6 का वर्ग 36 और ऋण चिन्ह हो गया, ये वाला ऋण चिन्ह है। फिर वर्गमूल 5 का वर्ग कितना होता है 5 होता है, वर्गमूल 5 का वर्ग मतलब वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 5 बराबर 5 ही होता है। क्यों
क्योंकि वर्गमूल x गुणित वर्गमूल x बराबर x होता है, इसलिए वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 5 बराबर 5 हो गया, ये बराबर 0। अब x वर्ग जो त्यों लिख दिया, माइनस चिन्ह हो गया, ऋण 12x हो गया, धन 36 ऋण 5 का मान होता है धन 31 और ये बराबर 0। तो इस प्रकार से यदि मूल 6 धन वर्गमूल 5 और 6 ऋण वर्गमूल 5 है तो वर्ग समीकरण क्या होगा, x वर्ग ऋण 12 x धन 31 होगा। ये अभिष्ट वर्ग समीकरण। ये प्रश्न क्रमांक 3 का हल और इसका उत्तर। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है, के किस मान के लिए दिए गए वर्ग समीकरण या दिए गए समीकरण निकाय के किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय 5x ऋण 7y ऋण 5 बराबर 0 और 2x धन ky ऋण 1 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। दिया गया समीकरण निकाय है, इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो दिया गया समीकरण निकाय क्या है, 5x ऋण 7y ऋण 5 बराबर 0, ये पहला समीकरण है समीकरण निकाय का। और दूसरा समीकरण है इस समीकरण निकाय का 2x धन ky ऋण 1 बराबर 0। ये दिया गया समीकरण निकाय है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो युगपत समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इससे तुलना करके हम a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का मान ज्ञात करते हैं। तो इससे तुलना करेंगे और a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान ज्ञात करते हैं। तो a1 की जगह में यहाँ पर क्या है 5 है, तो a1 बराबर 5 हो गया। b1 की जगह में यहाँ पर क्या है ऋण 7 है, तो ऋण 7 हो गया। c1 की जगह में यहाँ क्या है ऋण 5 है, तो ऋण 5 हो गया। a2 की जगह में क्या है 2 है, तो 2 हो गया, a2 बराबर 2। b2 की जगह में यहाँ पर क्या है प्लस k है, तो ये प्लस k हो गया, b2 बराबर प्लस k। c2 की जगह में यहाँ क्या है -1 है, तो ये c2 बराबर -1 हो गया। अब इनका क्या करना है, तो किसी भी समीकरण निकाय के लिए यदि अद्वितीय हल होता हो, समीकरण निकाय का यदि कोई अद्वितीय हल होता हो तो उसके लिए ये शर्त होता है या इस कंडीशन को वो फॉलो करता है। कौन सा कंडीशन को फॉलो करता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि दिए गए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है तो इस शर्त को वो पूरा करेगा। इसमें हम मान रख देते हैं, तो a1 बराबर है 5, तो ये 5 रख दिए, a2 बराबर 2, तो ये 2 रख दिए, तो ये a1/a2 बराबर हो गया 5/2। फिर ये बराबर नहीं है का चिन्ह लिखेंगे, b1 का मान है ऋण 7 और b2 का मान है k, ये मान रख दिए। अब इसको हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 5 और k का गुणा हो गया 5k, 2 और ऋण 7 का गुणा हो गया, इधर 2 और ऋण 7 का गुणा, तो 5k का जो त्यों लिख दिए, और 2 गुणित ऋण 7 बराबर ऋण 14। k का मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है तो 5 को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो चूँकि दोनों गुणा के रूप में इसलिए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो ऋण 14/5। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बराबर नहीं है का चिन्ह रहेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि k का मान जो है वो k का मान ऋण 14/5 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, ये इसका उत्तर होगा। k का मान ऋण 14/5 नहीं होगा, इसके अलावा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। ये प्रश्न क्रमांक 4 का ये हल होता है और ये इसका उत्तर होता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक इसके आगे प्रश्न क्रमांक 5। वीडियो ज़्यादा लंबा मत बने, इसके लिए थोड़ा सा मैं जल्दी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनने के बाद में अपलोड होने में काफ़ी दिक्कत होती है यूट्यूब में। तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 5, असाइनमेंट क्वेश्चन का प्रश्न क्रमांक 5। क्या है ये प्रश्न क्रमांक 5, समीकरण हल कीजिए आलेख विधि से नहीं, ये पहले ही दे दिया है कि आलेख विधि से, हमको ग्राफ से
ग्राफ की सहायता से इस प्रश्न को हमको नहीं बनाना है। ये 4 अंक का प्रश्न है। दिए गए समीकरण निकाय समीकरण क्या क्या हैं? 4x ऋण 5y धन 16 बराबर 0 और 2x धन y ऋण 6 बराबर 0। अब केवल आलेख विधि से हमको इस प्रश्न को नहीं बनाना है, बाकी हम स्वतंत्र हैं कि हमारे पास और जो विधियां हैं उन विधियों में से किसी भी एक विधि से हम इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं, विलोपन विधि से बना सकते हैं, वज्र गुणन से भी हम इसको बना सकते हैं। तो मैंने इस सवाल को विलोपन विधि की सहायता से बनाया है। तो आइए देखते हैं इस विलोपन विधि की सहायता से हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो दिए गए समीकरण उसको हम लिख लेते हैं। दिया गया समीकरण निकाय क्या है? 4x ऋण 5y धन 16 बराबर 0 और 2x धन y ऋण 6 बराबर 0, ये समीकरण निकाय दिया हुआ है। तो पहले समीकरण की सहायता से मैंने क्या किया है? 4x ऋण 5y को बाएं पक्ष में रख के धन 16 को पक्षांतर कर दिया है, तो ऋण 16 हो गया। इसको मैंने समीकरण 1 ले लिया। उसके बाद दूसरे समीकरण की सहायता से 2x धन y को मैंने बाएं पक्ष में ही रखा है और ऋण 6 को पक्षांतर कर दिया है, तो वो धन 6 हो गया है। इसको मैंने समीकरण 2 ले लिया। अब विलोपन विधि से मैं इस सवाल को बनाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? कोई भी एक जो चर राशि वाला पद है, या तो x वाला पद हो या x वाला पद हो या y वाले पद को हम क्या करते हैं? उसको निरस्त कर देते हैं, विलोपित कर देते हैं। आप आज मोबाइल का ज़माना है तो इसको आप बोल सकते हो डिलीट कर देते हैं। हम इसको इस प्रकार से इसमें संक्रिया करेंगे कि y वाला जो पद है वो पूरा डिलीट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हम कर सकते हैं, इसके लिए मैं जो इसके पहले जो वीडियो आपको बताया था, एक समीकरण निकाय को हम हल कैसे करते हैं, उसमें आपको डिटेल में ये बताया था कि विलोपित करने के समय हमको क्या क्या चीज़ की सावधानी रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जिस पद को हमको विलोपित करना है, जैसे यहाँ पर हमको y वाले पद को विलोपित करना है, तो इसके जो गुणांक है वो आपस में बराबर होना चाहिए। यहाँ गुणांक क्या है? ऋण 5 है। यहाँ गुणांक क्या है? धन 1 है। तो धन 1 को हमको क्या करना है? 5 बनाना है। अब देखते हैं चिन्ह। अगर ये दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, और दोनों का चिन्ह जो है वो समान है तो एक समीकरण से दूसरे समीकरण को हम घटा देंगे। तो 2 काम क्या क्या करना है? पहले तो दोनों के गुणांक को बराबर करना है। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। उसके बाद में दोनों का चिन्ह देखते हैं। अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग, यहाँ ऋण और यहाँ धन है, तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। और दोनों का चिन्ह अगर समान होता, यहाँ ऋण है यहाँ भी अगर ऋणात्मक होता, तब हम एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाते। अगर दोनों जगह धनात्मक है तो तब भी हम एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा देते। अगर चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ेंगे। क्योंकि यहाँ दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसलिए हम इस प्रश्न में दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो y के गुणांक को 5 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस समीकरण में केवल हम यहीं बस गुणा नहीं कर सकते। अगर यहाँ हमको गुणा करना है तो पूरे समीकरण में, इस पूरे समीकरण के दोनों पक्षों में, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने वही काम किया है। समीकरण 2 में 5 से गुणा कर समीकरण 1 में जोड़ने पर इस समीकरण में हमको 5 से गुणा करना है, और 5 से गुणा करने के बाद जो समीकरण प्राप्त होगा उसको हमको यहाँ पर जोड़ना है। तो सबसे पहले तो हमने समीकरण 1 को लिख दिया, क्योंकि हमको इसी समीकरण में जोड़ना है। तो ये पहला समीकरण हो गया 4x ऋण 5y बराबर ऋण 16। और उसके बाद इसमें समीकरण में हम 5 से गुणा करेंगे तो ये 5 दूनी 10x हो गया। फिर यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो धन 5y हो गया। फिर धन 6 में जब 5 से गुणा करेंगे तो ये धन 30 हो जाएगा। क्योंकि जोड़ना है इसलिए धन का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर हो गया ऋण 16 धन 30 बराबर हो गया धन 14। ऋण 5y धन 5y कैंसिल हो गया, विलोपित हो गया, शून्य हो गया ये। अब इधर क्या बचा? धन 4x धन 10x, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों चिन्ह समान है, इसलिए दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 14x हो जाएगा। x का मान ज्ञात करना है, इसलिए 14 को पक्षांतर कर देंगे गुणा के रूप में, इधर आके भाग हो गया। तो x बराबर 14/14 हो गया। फिर 14/14 का मान कितना आता है? 1 आता है। तो x बराबर हो गया 1। अब x का यह मान समीकरण 1, हम x का मान प्राप्त हो चुका है। अब हमारे पास 2 समीकरण हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों में से भी किसी भी एक समीकरण में x के मान को रखेंगे और y का मान निकालना है। हमने क्या किया है? समीकरण 1 में x के मान को रख दिया है और इस y का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए समीकरण 1 में क्या है? ये 4x है तो 4 गुणित 1 हो गया,
क्योंकि एक x का मान, ये x का मान हो गया, फिर ये ऋण चिन्ह है तो ये ऋण चिन्ह लगा दिए, फिर 5y, ये 5y है तो जो कि तो 5y लिख दिए, फिर बराबर ऋण 16 है तो यहाँ ऋण 16 लिख दिए। उसके बाद 4 एकम 4 हो गया, फिर ये ऋण 5y बराबर ऋण 16। 4 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 4 हो जाएगा, ये यहाँ पर ऋण 5y ज्यों के त्यों लिखा हुआ है, फिर बराबर चिन्ह हो गया, ऋण 16 और ये ऋण धन 4 पक्षांतर हो गया, ऋण 4 हो गया। अब ऋण 16 और ऋण 4 बराबर, दोनों का चिन्ह समान इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे और ऋण चिन्ह लगेगा तो ऋण 20 हो गया। तो इस प्रकार से ऋण 5y बराबर कितना हो गया, ऋण 20। y का मान निकाला है, ऋण 5 को पक्षांतर करेंगे, क्योंकि ऋण 5 जो है y के साथ में गुणा के रूप में जुड़ा हो, इसलिए पक्षांतर होने के बाद में भाग हो जाएगा, तो ऋण 20/5 हो गया। और ऋण से ऋण को जब भाग देते हैं तो उसका जो धनात्मक मान हमको प्राप्त होता है, और 20 को जब 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20 भागफल 4 आता है। तो इस प्रकार से ऋण 20/ऋण 5 का मान हो गया धन 4, तो y का मान आ गया 4। तो इस प्रकार से समीकरण 5 में जो हमको प्रश्न क्रमांक 5 में जो हमको समीकरण दिए गए हैं, समीकरण निकाय जो दिया गया है, उसके जो हल हैं वो क्या होंगे, x बराबर 1 और y बराबर 4। हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ है उसमें x और y के मान रख को हम y के मान को रख करके अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। और जब आप x बराबर यहाँ पर 1 रखेंगे और y बराबर 4 रखेंगे तो निश्चित रूप से समीकरण संतुष्ट होगा। दूसरे समीकरण में भी आप x बराबर जब 1 रखेंगे और y बराबर 4 रखेंगे, दूसरा समीकरण भी संतुष्ट होता है। इस प्रकार से हम अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं, और ये प्रश्न क्रमांक 5 का हल और उत्तर हुआ। आइए देखते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, जो कि 4 अंक का है। ये भी इसमें 4 अंक निर्धारित हैं, और यह जो प्रश्न है वो भी एक चर का द्विघात समीकरण, जिसको हम वर्ग समीकरण कहते हैं, उस पर आधारित है। तो आइए देखते हैं क्या है इस प्रश्न। समीकरण हल कीजिए, x धन 1/x ऋण 1 ऋण x ऋण 1/x धन 1 बराबर 5/6, जबकि x नॉट इक्वल टू 1 और -1, मतलब x का मान 1 और ऋण 1 नहीं है, उसके अलावा x का कोई भी मान हम रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस समीकरण को हमको हल करना है। ये जो समीकरण आपको दिख रहा है, ये अभी आपको वर्ग समीकरण के रूप में नहीं दिख रहा है, लेकिन जब इसको आप आगे हल करते जाओगे तो ये जो समीकरण है आपको एक वर्ग समीकरण के रूप में प्राप्त होगा, और फिर उस वर्ग समीकरण को हमको हल करना है। तो आइए देखते हैं इस समीकरण को हम कैसे हल करते हैं। तो चूंकि ये दोनों एक बीजी व्यंजक के रूप में है, मतलब भिन्न के रूप में है ये दोनों राशियाँ, दोनों पद, तो अब दिया गया समीकरण को हम पहले ज्यों के त्यों लिख लेते हैं। ये दिया गया समीकरण, इसको हमने ज्यों के त्यों लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस पद से इस पद को हमको घटाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हर का लघुत्तम लेते हैं। चूँकि हर में दोनों राशियां अलग अलग हैं, यहाँ x-1 है और यहाँ पर x+1 है, तो कुछ नहीं करना है आपको, लघुत्तम निकालने क्या करना है, दोनों को आपस में गुणा कर देना है। तो x-1 और x+1 का गुणा हो जाएगा, ये लघुत्तम दोनों का। उसके बाद हम क्या करते हैं, x-1 से इस लघुत्तम में भाग देते हैं, तो जो समान राशियां हैं वो आपस में कट जाएंगी। मतलब x-1 से जब x-1 इंटू x+1 को गुणा भाग करेंगे तो x-1 कट जाएगा, x+1 बचेगा। तो इस x+1 का गुणा हम अंश में करेंगे, तो x+1 इंटू x+1 हो जाएगा। फिर ये माइनस चिन्ह लगा दिए। उसके बाद क्या करना है, ये हर में जो x+1 है इससे हम लघुत्तम को भाग देंगे, तो जो समान राशि है मतलब x+1 ये वाले जो राशि है वो कट जाएगा, बचेगा क्या, x-1 बचेगा। और इस भागफल का जो गुणा है वो इस अंश के साथ में होगा, तो x-1 और x-1 का ये गुणा हो जाएगा, तो x-1 इंटू x-1 हो गया बराबर 5/6, इसको जो त्यों लिख दिए। उसके बाद में ये a ऋण b गुणित a धन b के रूप में है, नीचे में जो लघुत्तम है वो, तो इसमें सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा, a धन b गुणित a ऋण b बराबर क्या होता है, a वर्ग ऋण b वर्ग, ये सूत्र यहाँ पर लगेगा। तो a की जगह में यहाँ क्या है, x है, तो x का वर्ग, या ऋण b की जगह में क्या है, 1 है, तो 1 का वर्ग हो गया, तो a वर्ग ऋण b वर्ग लिख दिया। उसके बाद में हम दोनों कोष्टक को हल करना है, तो x गुणा x धन
एक के साथ, फिर एक का गुणा एक धन एक के साथ। तो जब एक से गुणा करेंगे तो एक्स और एक्स का गुणा एक्स वर्ग हो गया, एक्स का गुणा एक के साथ एक्स हो गया, फिर धन एक और एक्स का गुणा धन एक्स हो गया, फिर धन एक और धन एक का गुणा धन एक। यहाँ ऋण चिन्ह है, ऋण चिन्ह लगा दिए। उसके बाद में एक्स ऋण एक और एक्स ऋण एक का गुणा करेंगे तो एक्स गुणा एक्स के साथ एक्स वर्ग हो गया, फिर एक्स गुणा ऋण एक के साथ ऋण एक्स हो गया, ऋण एक का गुणा एक्स के साथ ऋण एक्स हो गया, ऋण एक और ऋण एक का गुणा धन एक हो गया। ऋण और ऋण का गुणा धन होता है, इसलिए ऋण एक और ऋण एक का गुणा धन एक हो गया। फिर ये बराबर 5/6 ज्यों त्यों लिख दिए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक्स वर्ग और धन एक्स बराबर धन 2x हो गया, फिर ये धन 1 हो गया, ऋण चिन्ह ज्यों त्यों लिख दिए। फिर एक्स वर्ग को लिख दिए, ऋण एक्स दोनों का चिन्ह बराबर है, समान है, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे ये। तो ऋण एक्स और ऋण एक्स बराबर ऋण 2x हो जाएगा। धन 1 को ज्यों त्यों लिख दिए, फिर बराबर 5/6। अब इस प्रकार से ये दो कोष्टक हमको प्राप्त। अब इस चिन्ह को कोष्टक के अंदर गुणा कर देना है। इसको हमको ज्यों त्यों लिख दिए, एक्स वर्ग धन 2x धन 1 ज्यों त्यों लिख दिए। ये ऋण चिन्ह गुणा करेंगे तो ये ऋण और धन का गुणा ऋण हो जाएगा, तो ऋण एक्स स्क्वायर हो गया। ऋण और ऋण का गुणा धन हो गया तो धन 2x हो गया। ऋण और धन का गुणा ऋण होता है, इसलिए ऋण 1 हो गया। और नीचे में ये एक्स वर्ग ऋण एक का वर्ग है, तो एक्स वर्ग तो ज्यों त्यों रहेगा, ऋण 1 का वर्ग 1 ही होता है, इसलिए सेम चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, बराबर 5/6। अब यहाँ देखते हैं धन एक्स का वर्ग ऋण एक्स का वर्ग दोनों आपस में निरस्त हो जाएंगे, 0 हो गया। उसके बाद में 2x धन 2x दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए 4x हो जाएगा, ये 4x हो गया। धन 1 और ऋण 1 +1 -1 0 हो गया, निरस्त हो गया। तो ऊपर में क्या बचेगा, अंश में केवल 4x बचेगा, नीचे में एक्स वर्ग ऋण 1 बचेगा। फिर ये बराबर 5/6 हो गया। फिर तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 6 का गुणा 4x के साथ हो जाएगा, और 5 का गुणा एक्स वर्ग ऋण 1 के साथ होती है, तिर्यक गुण हो गया। तो 5 का गुणा हमने कर दिया एक्स वर्ग ऋण 1 के साथ। ये 6 का गुणा 4x के साथ में क्या किया हमने यहाँ पर, तिर्यक गुणा किए। अब 5 का गुणा करेंगे तो ये 5x वर्ग ऋण 5 एकम 5 हो जाएगा, बराबर 6 चौक 24x। 24x को पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 24x हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको समीकरण प्राप्त होता है 5x वर्ग ऋण, ये इधर आ गया तो ऋण 24x हो गया, फिर ये ऋण 5 बराबर 0। तो वर्ग समीकरण हमको प्राप्त होता है 5x वर्ग ऋण 24x ऋण 5 बराबर 0। तो अब इस वर्ग समीकरण का हमको गुणनखंड करना है। गुणनखंड जिसे हमारे पास 2-3 तरीके हैं, इसमें आप किसी भी तरीके से इसका गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं या x के मान प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने इसको गुणनखंड विधि से हल कर लिया है। तो ऋण 5 को हमको 2 भागों में बांटना है, जिनका गुणनफल 5 और ऋण 5 मतलब ऋण 25 के 5 और ऋण 5 के गुणनफल के बराबर हो। तो वो संख्या क्या होगी, ऋण 25 और धन 1 होगा, क्योंकि ऋण 25 और धन 1 को जोड़ने पर ऋण 24 मिलेगा, और ऋण 25 और धन 1 को गुणा करने पर ऋण 25 मिलेगा। ठीक है, तो हमने ऋण 24 को क्या लिख दिया, अब ऋण 24x को क्या लिख दिया मैंने, ऋण 24x और धन x लिख दिया। तो इस प्रकार से ये ऋण 24 जो है 2 भाग में बढ़ गया। अब इन दोनों की जोड़ी बनाना है, इस प्रकार से ये दोनों दो की जोड़ी बन गई। यहाँ से हम देखते हैं क्या क्या चीज़ कॉमन निकल सकता है। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 5x हमको दिख रहा है, यहाँ भी 5x दिख रहा है, तो 5x को हमने बाहर ले लिया। यहाँ क्या बच गया, x बच गया। यहाँ क्या बच गया, ये x तो बाहर आ गया, तो यहाँ 5 × 5 का 5 बचा हुआ है, तो यहाँ 5 हो गया। धन x ऋण 5 को ज्यों त्यों लिख दिए, बराबर 0। अब इन दोनों में देखते हैं, x ऋण 5 दोनों जगह कॉमन है, x ऋण 5 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, 5x बच गया। यहाँ पे क्या बचा, इसका गुणा यहाँ पर 1 का गुणा है, x ऋण 5 बाहर आ गया, क्या बचा, 1 बचेगा। यहाँ कोई भी चीज़ का गुणा नहीं, इसका मतलब गुणांक क्या है, 1 है, धन 1 है। तो जब x ऋण 5 को हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये प्लस यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, फिर बराबर 0। इस प्रकार से 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए, x ऋण 5 और 5x धन 1। तो यदि x ऋण 5 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, ये x का पहला मान हो गया।
और यदि 5x धन 1 बराबर 0 हो तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, धन 1 को पक्षांतर करेंगे ऋण 1 हो जाएगा, और x 5x में से जब 5 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा ऋण 1/5। ये x का दूसरा मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से x के दो मान हमको प्राप्त हो गए, x बराबर 5 और x बराबर ऋण 1/5। तो जब समीकरण को हल करने के लिए कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि हमेशा कहीं भी आपको समीकरण को हल करने के लिए अगर कहा जाए तो वहाँ पर हमको करना क्या होता है, जो समीकरण में चर राशि होती है उसका हमको मान ज्ञात करना होता है। चूँकि हम वर्ग समीकरण के अंतर्गत हमने समीकरण को हल किया है, इसलिए चूँकि वर्ग समीकरण का हमेशा 2 हल प्राप्त होते हैं, इसलिए हमको x के 2 मान यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसी को अगर हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत भी हमको समीकरणों को हल करने के लिए कहा जाता है, तो वहाँ पर समीकरण में जो चर राशि क्या होती है, कोण से संबंधित वहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जब त्रिकोणमिति समीकरण को जब हम हल करते हैं तो थीटा का मान मतलब कोण का मान हम ज्ञात करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी समीकरण को हल करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि उस समीकरण में दिए गए चर राशि का मान हमको ज्ञात करना होता है। तो इस प्रकार से साथियों, जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो असाइनमेंट के 6 प्रश्न दिए गए थे, उन 6 प्रश्नों के हल मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है कि यह जो वीडियो है आपको असाइनमेंट क्वेश्चन को हल करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।